हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का, सोशल साइंस का, क्लास 9 का। इसमें होंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। एंड चैप्टर का नेम आपको पता है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। Village Palampur. Palampur is a small hypothetical village having about 450 families. And ये बात आपको याद रखनी है चैप्टर पढ़ने से पहले कि विलेज पालमपुर नाम की ऐसी कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करती है। हाइपोथेटिकल यानी ये चीज़ सिर्फ हमने मानी है अपने दिमाग में कि हाँ ऐसा कोई विलेज है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम सारे टर्म्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या क्या है सारे इकोनॉमिक टर्म्स की जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो हम पालमपुर एक एग्जाम्पल लेके एज अ विलेज हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो पालमपुर एक स्मॉल विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है, जिसमें 450 फैमिलीज हैं टोटल। ओके, इट इज़ 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द रायगंज बिग विलेज। एंड ये 3 किलोमीटर्स दूर है किससे? रायगंज से। रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ रायगंज है, बहुत बड़ा विलेज, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर्स, यहाँ पे इतना 3 किलोमीटर्स बन नहीं पाएगा, एक स्मॉल विलेज है जो जिसका नाम है पालमपुर। This is the Palampur and this is the Raiganj. शाहपुर is the nearest town to the village. और शाहपुर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शाहपुर है, शाहपुर एक टाउन है, विलेज नहीं है। ये एक विलेज है जो कि बिग विलेज है, ठीक है। एंड ये भी एक विलेज है बट दिस वन इज स्मॉल वन। एंड ये है एक टाउन, टाउन का नाम है शाहपुर। द विलेज इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड द टाउन्स। और ये जो विलेज है हमारा पालमपुर, ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कनेक्ट है विलेजेस से और टाउन से, ठीक है। ये सीन्स है विलेजेस के जस्ट आपकी बुक में से। द विलेज इज़ वेल कनेक्टेड बाय द रोड्स एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर इलेक्ट्रीफाइड। और विलेज जो है मतलब रोड वोड अच्छी बनी है यहाँ पे, एंड जो हाउसेज है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है। इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो क्या होता है, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है इस विलेज में। देयर इज़ अ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अ प्राइमरी डिस्पेंसरी। गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जाती है। एंड प्राइमरी डिस्पेंसरी है, जो भी आपको दवा वगैरह काइंड ऑफ लेनी है वहाँ से आप ले सकते हो। प्रोडक्शन फैक्टर्स, द फैक्टर विच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। प्रोडक्शन क्या होता है? जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस करोगे, मतलब लैंड से आप क्या प्रोड्यूस करोगे, जो भी आपका फूड वगैरह होगा, लेबर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली बात है ग्रेन वगैरह उगाएंगे। ये सब चीज़ें, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जो कि प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, गुड्स की भी, सर्विसेज की, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया लैंड से क्या होगा, प्रोडक्शन। बट लैंड एक खुद फैक्टर है। मान लो अगर लैंड उतनी मॉइस्चर नहीं है लैंड में, ठीक है, जितनी आपको चाहिए, उतना ह्यूमस नहीं है लैंड में, तो वो अफेक्ट कर सकता है प्रोडक्शन को। तो फैक्टर्स ये खुद हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। लेबर्स ही नहीं है आपके पास तो कैसे आप काम करोगे, ठीक है। फिजिकल, अगर लैंड बहुत बड़ा है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा करना है तो। लैंड एंड लेबर। Land. It is basic natural resource required as an input in any production activity. It is fixed in the nature. Land एक basic natural resource है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। अगर आपको जिसके ऊपर आप इनपुट डालोगे, ठीक है, एट द स्टार्टिंग में आपको जिस पे इनपुट डालना है, कोई भी अगर आपको प्रोडक्शन चाहिए, इट इज़ फिक्स्ड इन अ नेचर, और नेचर ने भी इसको फिक्स कर रखा है। हाँ, हर जगह ही तो है लैंड। Labor, it means physical and the mental effort put in by the human beings during the process of the production. लेबर का मतलब होता है कि फिजिकल और मेंटल एफर्ट जो ह्यूमन बींग्स प्रोडक्शन के टाइम पे, ताकि प्रोसेस प्रोडक्शन के टाइम पे अपने एफर्ट्स जो पुट इन करते हैं उसको कहते हैं। जो भी बीज बोते हैं एंड पानी वगैरह उसमें इरिगेशन करना, ये सब चीज़ें। फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, इट मीन्स वेराइटी ऑफ द इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सच एज द टूल्स एंड द रॉ मटेरियल। फिजिकल कैपिटल होता है जो भी आपको इनपुट चाहिए प्रोडक्शन के टाइम पर ही, ठीक है, बट डिफरेंट स्टेजेस पे, जैसे टूल्स चाहिए होते हैं, कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है, प्लो वगैरह। ह्यूमन कैपिटल, इट रेफर्स to knowledge and enterprise that are required to put together land, labor and physical capital to produce an output. Human capital यानी नॉलेज भी चाहिए कि कैसे किसी चीज़ को उगाते हैं। अगर क्रॉप अच्छे से नहीं उग रही, या वीड की नॉलेज होनी चाहिए, आपको वीड हटाना है टाइम टू टाइम, जो खराब प्लांट्स है जो अफेक्ट करते हैं, एंड जो कोई इंसेक्ट वगैरह प्लांट को खा रहे हैं, इन सब की नॉलेज होना, उसको एंटरप्राइज, और सारे ये नॉलेज को एक साथ लैंड पे और लेबर्स के थ्रू, और जो भी फिजिकल कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो उन सब के साथ एक आउटपुट क्रिएट करना, आउटपुट प्रोड्यूस करना,
वो सब ह्यूमन कैपिटल में आता है। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर, सम वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। लैंड जो है वो एक फिक्स्ड है, ठीक है, और फार्मिंग जो है वो एक मेन एक्टिविटी, जैसे हर किसी के विलेज की आप देखोगे एक मेन एक्टिविटी होती है। कुछ कुछ विलेजेस होते हैं जहाँ पे बैंगल मेकिंग होती है, फॉर एग्जांपल बैंगल ही बनाई जा रही है बहुत से। फिर कुछ लोगों का जो गांव होता है वहाँ पे होता है कि बिजनेस या फिर ऐसा, ठीक है, बिजनेस में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेड वगैरह में, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे फार्मिंग जो है वो बहुत ही मेन एक्टिविटी है। सम वेस्ट लैंड, और बहुत बहुत से ऐसे वेस्ट लैंड थे जहाँ पे नहीं कल्टिवेशन किया जाता था, उनको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। इज देयर अ वे यू कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, और ऐसा कोई तरीका है कि उसी लैंड से आप कुछ ज़्यादा चीज़ें ग्रो कर सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप आप उगा सकते हो। वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, अगर आपका वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम हो जैसे इस प्रकार का, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोइंग, और एक से ज़्यादा क्रॉप उगाने के लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा क्रॉप क्या बीज उसमें एटलीस्ट डालो। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ट्यूबवेल्स फॉर द इरिगेशन, इरिगेशन के लिए आप गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी रहेंगे तो भी बहुत अच्छे से आपका क्रॉप ग्रो होगा एक से ज़्यादा। यूज़ ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और जो आजकल के मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं आप उनको यूज़ करो, उनके बारे में नॉलेज गेन करना एंड उनको अप्लाई करना ऑन द लैंड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फार्मिंग मेथड्स, एक होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड और एक होता है मॉडर्न। दिस इंक्लूड प्रैक्टिसेस विच इंडियन फार्मर्स हैव बीन यूजिंग फ्रॉम मेनी जनरेशंस। ये है ट्रेडिशनल मेथड्स की ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसी टेक्निक्स जो इंडियन फार्मर्स जनरेशन से यूज़ करते आ रहे हैं। यूज़ ऑफ द पेयर ऑफ बुलक्स फॉर प्लोइंग द फील्ड, एंड फील्ड को प्लो करने के लिए बुलक्स वगैरह का यूज़ करना। और यहाँ पे कर लीजिएगा ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स, यहाँ पे रब हो गया है। ट्रांसपोर्टिंग प्रोड्यूस टू द मार्केट थ्रू द बुलक कार्ट्स, और जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता था वो भी बुलक कार्ट से होता था। फार्मर वर्क विद द ट्रेडिशनल वुडन टूल्स एंड द इक्विपमेंट, जो वुडन टूल्स रहते थे पुराने टाइम के ट्रेडिशनल, वो और उन्हीं के जैसे जो इक्विपमेंट्स वुडन से बने हुए हैं वही यूज़ करते थे। ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द सॉइल, और जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो न्यूट्रिशन, मतलब आप ऑर्गेनिक मैन्योर जो बनाते हो ऑर्गेनिक वगैरह सब पिट वगैरह में डाल के, ऑर्गेनिक मैन्योर जो बनाया जाता था वही सॉइल में डाला जाता था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। और इसका रिजल्ट क्या होता था, बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी होती थी क्योंकि उस टाइम उतना नॉलेज नहीं रहता था। आज आप ऑर्गेनिक मैन्योर की जगह फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हो, केमिकल्स होती हैं जो लिटरली प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देती है, जिससे हाई प्रोडक्टिविटी होती है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यही है। दिस इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप यूज़ करते हो, मशीनरीज यूज़ करते हो, अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे उसमें आप बुलक्स यूज़ करते हो, इसमें आप ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करते हो। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आप ऑब्वियसली बात है जितने भी कीड़े वगैरह इंसेक्टिसाइड्स उन सबको मारने में यूज़ करते हो। ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स एज अ सोर्स ऑफ द इरिगेशन, इरिगेशन में आप एज अ सोर्स ट्यूबवेल्स और कैनाल्स की हेल्प लेते हो। मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स जैसे कि आप फार्म मशीनरी, डीजल कैनाल्स या पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड HY सीड्स। रिजल्ट होता है द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इंक्रीज। सो हियर मैनीफोल्ड मीन्स कि ऑफ मेनी काइंड्स, मतलब प्रोडक्शन लैंड का इंक्रीज करता है बहुत ज़्यादा तरीके से, ठीक है, मतलब वेराइटी वेरिएशंस में। यील्ड meaning yield is a measured as a crop produced on a given piece of the land during a single season। एक सिंगल सीजन में एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे आप ये क्रॉप देख रहे हो मेजर करके, मतलब ऑब्वियसली बात है कि हाँ इस साल कितनी फसल हुई, वो जो जितनी भी क्रॉप्स आप जितनी फसल हुई उसी को कहते हैं यील्ड। मेथड्स टू इंक्रीज यील्ड, अपने क्रॉप्स को अपने फसल को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, वो सब देखता है, क्योंकि फसल अगर अच्छी रहेगी तो अपने आप वो खराब नहीं होगी, ठीक है। पेस्टिसाइड्स और वगैरह से अगर हम बचा के रखेंगे तो वो रहेगी, जब तक हार्वेस्टिंग का टाइम रहेगा तब तक वो अच्छी रहेगी और आपकी अच्छी यील्डिंग होगी एट द एंड। एडॉप्शन ऑफ द मल्टीपल फार्मिंग, एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, मल्टीपल फार्मिंग आप एडॉप्ट कर सकते हो या फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एडॉप्ट कर सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है पालमपुर में स्प्रेड करने का क्या एडवांटेज है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इरीगेशन सिस्टम वगैरह को ट्रांसफॉर्म करना। इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैव मोर कैपेसिटी टू इरीगेट, क्योंकि जो ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि ट्यूबवेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं उनकी तो ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि इरीगेशन सिस्टम मतलब इरीगेट करने की फील्ड को, और फिर इरीगेशन सिस्टम भी अच्छा ट्रांसफॉर्म होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बाय यूजिंग, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मल्टीपल फार्मिंग का मतलब कि आप एक ही पीस ऑफ लैंड पे जैसे मेज और सोयाबीन आपने दोनों उगा रखा है, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा,
फार्म मशीनरी, ये सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उसी के पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो. ग्रीन रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा. अब जो रिवॉल्यूशन आता है, ओके, अभी रिवॉल्यूशन आप ला रहे हो इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है. एंड वो कैसे हो रहा है? जब आप हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स ला रहे हो अच्छे, आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हो, इरिगेशन आपने इम्प्रूव कर दिया है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हो, तो ये एक तरीके का ग्रीन रेवोल्यूशन है, मतलब रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर. इन द लेट 1960s इन द स्टेट्स ऑफ द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. और ये कहाँ लाया गया था? 1960s में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में. इसके एडवांटेजेस ये थे कि हाई यील्ड ड्यू टू द यूज़ ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द सीड. हाई यील्ड हो रही थी, मतलब फसल अच्छी ज़्यादा उग रही थी. क्यों? क्योंकि हाई यील्डिंग HYV सीड्स आप यूज़ कर रहे थे. यूज़ ऑफ द मशीन सच एज द ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स हैव मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर एंड ईजियर. और मशीन्स का यूज़ करना, यानी ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इन सब ने प्लोइंग मतलब सीड वगैरह को जैसे डालते टाइम उससे पहले आप प्लोइंग करते हो और हार्वेस्टिंग करना एट द एंड, ठीक है, फसलों को काटना, उन सब चीज़ों को बहुत आसान कर दिया ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स ने. हायर यील्ड्स एनेबल फार्मर्स टू सेल द सरप्लस फूड इन द मार्केट टू अर्न मोर मनी. जो हायर यील्ड होती है, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर हायर यील्ड होगी तो फार्मर थोड़ा ज़्यादा मार्केट्स वगैरह में बेच पाएगा और ज़्यादा पैसा कमा पाएगा. Pesticides and insecticides are able to protect the crops from the pest and insects. जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं उससे क्या होता है? क्रॉप्स बची रहती हैं पेस्ट और इंसेक्ट से. अ गुड इरिगेशन सिस्टम कैन एनहांस द क्रॉप प्रोडक्शन को आप कह सकते हो कि उसको बढ़ाने में गुड इरिगेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है. और या फिर गुड इरिगेशन सिस्टम क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है. अगर ट्यूबवेल्स वगैरह हो, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. डिसएडवांटेज क्या है लेकिन? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि आप यहाँ बहुत सारे केमिकल यूज़ कर रहे हो. केमिकल कैसे? ये जो आप फर्टिलाइजर यूज़ कर रही हो ये केमिकली ही लैब्स वगैरह में बनाया जाता है, ठीक है. तो इससे क्या होती है? सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है ड्यू टू द, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोग यूज़ कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स. कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर द ट्यूब वेल इरीगेटेड हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. मतलब आप ग्राउंड वाटर यूज़ तो कर रहे हो, ठीक है, इरीगेशन, बहुत अच्छे इरीगेशन सिस्टम आ गए, आप उससे ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसकी वजह से जो ग्राउंड की वाटर टेबल है वो कम होती जा रही है. ओके, वाटर टेबल क्या होता है? ग्राउंड. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे नॉर्मल आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड के नीचे भी पानी होता है, उस पानी का एक लेवल होता है, उसको वाटर टेबल कहते हैं, वो कम होता जा रहा है. Environmental resources like the soil fertility and the groundwater are built up over the many years. Environmental resources like soil fertility and the groundwater are built up over the many years. Once यहाँ पे once कर लीजिएगा, once destroyed it is very difficult to restore them. और जो environmental resources होते हैं जैसे कि soil fertility, वो naturally आती है, ठीक है, soil, और सॉइल के पास अपनी फर्टिलिटी जो नेचुरली होती है, मतलब जो हम फर्टिलाइजर्स डाल के करते हैं वो अलग, वो भी हम जब प्लांट होते हैं, जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तब करते हैं. एंड ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी ऐसा नहीं कि ग्राउंड बस ग्राउंड में वाटर डालना इज लाइक, तो रेन से जो वाटर आता है ग्राउंड के ऊपर वही ग्राउंड वाटर में तब्दील हो जाता है. एंड ये सब चीज़ें होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, और अगर ये एक बार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा तो उनको रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. और कोई भी क्राइसिस कुछ बता के नहीं आती है, ओके, जो भी नेचुरल क्राइसिस आ जाती है वो बता के नहीं आती है, उसमें ये सब चीज़ें बहुत काम देती हैं. इंक्रीज्ड यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स कैन मेक द सॉइल एल्कलाइन later 1960s in the states of the Punjab, Haryana and the Western Uttar Pradesh. And जिससे कि और लेट 1960s में, मतलब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ये ग्रीन रेवोल्यूशन वाली चीज़ लाई गई थी, जैसे यहाँ पे देखा था हमने कि यहाँ पे ये फर्टिलाइजर्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था. तो वही चीज़ है कि इतना फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने की वजह से जो सॉइल है वो एल्कलाइन बन गई, ठीक है. तो उसका जो pH लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, एकदम एल्कलाइन वाला. जैसे एक होता है एसिडिक, 7 से कम एसिडिक, एंड 7 से उससे बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया. तो ये सब चीज़ें एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेज उनको ख़राब करती हैं. हु विल प्रोवाइड द लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट देयर ओन लैंड एंड वर्क एज अ लेबर. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनकी छोटी छोटी लैंड होती है, वो खुद ही उस पर काम करते हैं और खुद ही एज अ लेबर काम करते हैं. मीडियम फार्मर्स जो होते हैं वो लेबर्स को हायर करते हैं, जिनके थोड़े मीडियम साइज्ड फार्म्स होते हैं, सॉरी लैंड होता है. जो लार्ज फार्मर्स होते हैं दे हायर लेबरर्स, वो भी लेबरर्स हायर करते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर, जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं, ओके, वेजेस इन द कैश और द काइंड.
तो यहाँ पे जो वेजेस होते हैं ये कैसे देंगे, या तो कैश में देंगे, या तो जो अनाज मतलब जो भी चीज़ उन्होंने उगाई है वही जैसे गेहूँ है तो वो गेहूँ ही दे देंगे अपने लेबरर्स को, ताकि वो मतलब कैश की जगह जो है गेहूँ दे देंगे, ताकि उनका भी सोर्स ऑफ जो फूड वाला है वो वहीं से हो जाए। वेरी ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और ड्यूरेशन सबका जो है अलग अलग रहता है, और लेस वेजेस, अगर वेजेस रहते भी हैं तो कम रहते। कैपिटल फॉर द फार्मिंग, स्मॉल फार्मर एंड द लैंडलेस लेबरर, लार्ज एंड द मीडियम फार्मर। अब क्या क्या कैपिटल्स होते हैं मतलब फार्मिंग के लिए, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं मतलब जो लैंडलेस होते हैं, मतलब छोटी लैंड होती है, खुद ही काम करते हैं, दे बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड द ट्रेडर्स। उनके लिए कैपिटल क्या, उनके लिए बेसिकली सोर्स क्या है, वो मनी किससे बाय करेंगे, मनी लेंडर से बाय करेंगे या ट्रेडर्स से बाय करेंगे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिक्कत ये पड़ जाती है उन लोगों की, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स होते हैं उनको ये देते हैं मनी वगैरह। लोन रीपेमेंट डिफिकल्ट, और फिर लोन रीपेमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनका पैसा और बढ़ता रहता है उनके ऊपर, ठीक है, उनका लोन और बढ़ता रहता है। लार्ज फार्मर्स और जो मीडियम फार्मर्स होते हैं, दे मतलब अपने मनी को बहुत बचा के रखते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये जो स्मॉल वाले जो फार्मर्स हैं ये हमसे मनी जो है उधार लेंगे। लैंड मनी टू द स्मॉल फार्मर्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, बाय कैटल, ट्रैक्टर्स और सेटअप शॉप्स, शॉप सेटअप कर देना, या फिर कैटल्स या फिर ट्रैक्टर्स बाय करना, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो। सेल ऑफ द सरप्लस प्रोड्यूस, स्मॉल फार्मर यूज सब्सटेंशियल शेयर फॉर द फैमिली नीड्स। अब यहाँ पे नोट्स में हम स्टोरी इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे, अगर स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो गोबिंदसन जो होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, एंड वो जो बिग जो फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, मीडियम फार्मर्स होते हैं, उनसे मनी उधार लेते हैं, उनका लोन वगैरह बढ़ता जाता है। इनका एग्जाम्पल हमने दिया गोबिंदसन। और जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो मार्केट में आराम से अपना क्रॉप भी बेचेंगे, एंड जो है स्मॉल फार्मर्स को मनी वगैरह भी देंगे। तो ये इसमें आ जाता है आपका तेजपाल सिंह का, तो यहाँ पे जे कर लीजिएगा, तेजपाल सिंह। और ये थे एकदम लार्ज फार्मर्स जो लोगों को लोन दिया करते थे, ठीक है, जिनके पास अभी जैसे यहाँ पे ना यूज सेफ मनी, बहुत कैटल्स, ट्रैक्टर्स वगैरह सबका सेटअप रहता था। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ऑफ द पालमपुर, अब एक जो फार्मिंग नहीं करते थे, डेयरी वो या तो डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व रहते थे, शॉपकीपर्स, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और या तो ट्रांसपोर्ट, इन सब कामों में इन्वॉल्व रहना था। डेयरी फार्मिंग क्या था, पीपल इन द पालमपुर रियर बफेलोज वगैरह को पालना, दे फीड देम ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास, ज्वार, बाजरा, और ग्रास, ज्वार, बाजरा जो भी फार्मिंग से जो बच के आता है चारा, वो उनको उन पे वो फीड करते थे उनके बफेलोज। मिल्क इज सोल्ड इन द नियर बाय विलेजेस, और नियर बाय विलेजेस में मिल्क वगैरह बेचना। सम पीपल ऑल्सो सेट अप द कलेक्शंस एंड चिलिंग सेंटर्स फ्रॉम वेयर मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू द नियर बाय सिटीज एंड टाउन्स। और कुछ पीपल्स क्या होते थे, मतलब एक कलेक्शन सेटअप कर लेते कि हाँ, जितने भी ये डेयरी जिनके पास है, मतलब बफेलोज वगैरह हैं, ये सब मिल्क ला के हमारे यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो है हम बाकी विलेजेस और टाउन्स को मिल्क ट्रांसपोर्ट करेंगे। Shopkeepers in the Palampur buy goods from the wholesale market in the cities and sell them in the villages. A small store sell a wide range of the products like the rice, wheat, sugar, oil and some clothes. जो शॉपकीपर्स होते थे पालमपुर में, वो होलसेल मार्केट से गुड्स खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, एंड इन द सिटीज़, जो सिटीज़ में होलसेल मार्केट रहते हैं वहाँ से, एंड उनको विलेजेस में बेचेंगे, लाइक स्मॉल स्टोर्स, और या फिर जो वाइट जैसे राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, ये सब चीज़ हो गई, या तो कपड़े वगैरह, खिलौने वगैरह, वो सब बेचते हैं गांव में सिटी से खरीद के। सम पीपल हु हैव शॉप नियर द बस स्टॉप यूज देम टू सेल ईटेबल्स, और जिनकी बस स्टॉप के पास दुकान रहती थी, कुछ ईटेबल्स वगैरह खाना वो बेचते थे। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, दिस इन्वॉल्व्स द सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन द स्मॉल स्केल। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्मॉल स्केल मतलब बहुत ही स्मॉल स्केल पे होता था, एकदम लार्ज फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती थी, ठीक है, एकदम सिंपल प्रोडक्शन मेथड से होता था। दीज आर कैरीड आउट एट होम विद द फैमिली मेम्बर्स एज अ लेबरर्स, मतलब लेबर्स भी कौन होगा, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, घर में ही वैसे बात आप देख सकते हो, छोटा सा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कह लो। द लेबरर्स आर रेयरली हायर्ड फॉर दीज एक्टिविटीज़, और इन सब एक्टिविटीज़ के लिए बहुत रेयर होगा कि जो है लेबर्स को हाई किया जाए। यहाँ पे तो ये फोटो में ऐसे बहुत लग रहा है कि बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन नहीं, बहुत ही स्मॉल स्केल, मतलब घर में ही जो मैन्युफैक्चर वगैरह चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, फैमिली मेम्बर्स ही करते थे। ट्रांसपोर्ट, दे आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन द पालमपुर लाइक द रिक्शा, टोंगास, ट्रक्स, जीप्स एंड ट्रैक्टर्स। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का भी तो काम करना ज़रूरी है कि मतलब किसी को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो, या किसी को इस गाँव से दूसरे गाँव जाना हो, तो ट्रक्स, रिक्शा,
जीप्स, ट्रैक्टर्स ये सब हुआ करते थे. दीज मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल फ्रॉम द विलेज. और गुड्स के ट्रांसपोर्ट करने में, सामान को और लोगों को भी एक जगह से दूसरे, एक विलेज से दूसरी सिटी पहुंचाने में बहुत काम आता था. एंड द पीपल गेट पेड फॉर दिस. और लोगों को पैसे मिलते थे इस चीज़ के. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एज अ बिजनेस एक मीन्स ऑफ अर्निंग ही है. तो इस चैप्टर के लिए इतना ही. आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा. और चैप्टर में जो गोविंद वाली और जो तेजपाल वाली स्टोरी है बहुत छोटी, आप पढ़ सकते हो. ठीक है, एंड ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको जस्ट बता दिया दोनों स्टोरी का. तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. एंड इस चैप्टर के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.